जिसे कल तक हम मरकजी सरकार की एक सोची समझी स्कीम मानते थे, जिसे कल तक हमने माना ये कि वो मरकजी सरकार ने पीडीपी को इसलिए मौका दिया ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाए। गुलाम नबी आज़ाद की किताब के मंजर आम पर आने के बाद ये पता चला है 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, उस कोलिशन गवर्नमेंट के पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सोच नहीं थी। उस कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने का और पीडीपी उस कोलिशन गवर्नमेंट के बनाने का मकसद बिल्कुल भी पीडीपी को मजबूत करना नहीं था। उस कोलिशन गवर्नमेंट के बनाने का मकसद यह भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए एक जमात तैयार हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, मंसूबा कुछ और था। बल्कि अब गुलाम नबी आजाद की किताब से यह पता चल रहा है कि वो गुलाम नबी आजाद की गलती थी, जिस गलती के चलते मुफ्ती मोहम्मद सैयद 2002 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। गलती क्या थी गुलाम नबी आजाद की? गुलाम नबी आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मुफ्ती बैकडोर यानी पिछले दरवाजे से आए। मुफ्ती को वो अपनी किताब में उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, लेकिन जो उनकी किताब का कुछ खाका हमारे पास आया है, उस खाके में उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, डीवीएस। डीवीएस का मतलब उर्दू मानी इसका मक्कार का भी है, और कई हिंदी में अगर आप इसको डिक्शनरी में चेक करते हैं तो चलाक भी कहा जाता है इसको। लेकिन डेवियस जब आप कहते हैं तो शैतानी मंसूबा भी उसको माना जाता है। तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की वफात के एक लंबे वक्त के बाद किताब में उन्हें डेवियस कहना ये किस हद तक सही है गुलाम नबी आजाद बेहतर जानते हो। लेकिन कहानी बहुत खूबसूरत है, और कहानी इसलिए भी खूबसूरत है कि जो वो कह रहे हैं 2002 के साथ जब उसको जोड़कर देखा जाता है, बहुत हद तक वो लगता है कि सदाकत पर मबनी है। गुलाम नबी आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि 42 एमएलएस की सपोर्ट मेरे हाथ में थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उसकी चिट्ठी मेरे हाथ में थी। मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर को टेलीफोन किया और उसने मुझे ओथ टेकिंग के लिए दिन मुकर्रर करने के लिए मुझे बुलाया। मैंने फौरन उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को टेलीफोन पर बताया कि इस तरीके ये डेवलपमेंट्स यहां पर हो चुकी हैं। वो बहुत खुश हुई और उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं अब हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड हूं और मैं चार्ज ले रहा हूं गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। कुछ घंटों के बाद गवर्नर से मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे के करीब मैं बालकनी में था अपने कमरे की, होटल ब्रॉडवे श्रीनगर में। अशोक भान दोस्त भी हैं, कांग्रेस के नेता भी और सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील। जब मेरे जहन में एक सोच आई और उन्होंने ये कहा कि ये इमोशन थे, मेरे जज्बात के कारण शायद ऐसा हुआ। मैंने भान को कहा कि मैं मुफ्ती की पार्टी से पूछता हूं कि वो सरकार में हिस्सेदारी लेंगे कि नहीं, यानी वो सरकार का हिस्सा बने। उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि मेरा एक पारिवारिक संबंध जो था वो उनके साथ एक लंबे समय से था, और कांग्रेस से अलग होने के बाद भी मैंने अपने जो खानदानी रिश्ते उनके साथ थे उन रिश्तों को खराब नहीं किया था। हालांकि मुझे उनकी हुकूमत बनाने में उनकी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे यह लगा कि अगर वो हमारे साथ आएंगे सरकार और ज्यादा स्टेबल होगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। और दूसरा ये कि वो खुद कांग्रेसी रहे हैं और उसके जो एमएलए हैं उन्हें भी हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सकता है। फिर गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को टेलीफोन किया और उन्हें यह बताया कि मैं 11 बजे गवर्नर से मिलने जा रहा हूं, और मैंने उनसे यह भी कहा उनकी पार्टी जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा बन सकती है, और उन्हें मैंने ये कहा कि आप 5-6 एमएलएस के नाम दे दीजिए अपनी पार्टी में से जिन्हें मैं मिनिस्टर के तौर पर एकोमोडेट करूं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने आगे से ये कहा कि एक बड़ा अच्छा ख्याल है, और फौरन उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आइए मेरे पास नाश्ता कीजिए। और उसके बाद ये भी कहा कि आप पहले मेरे पास नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप राजभवन चले जाइए। उन्होंने कहा कि मैंने फौरन मान लिया और मैं फौरन उनके पास नाश्ता करने के लिए गया, और वहां पर भी मैंने इसी बात को दोबारा से दोहराया। उन्होंने कहा मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने मुझे सुना, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा मुझे 3-4 दिन दीजिए सोचने के लिए। और यह भी उन्होंने मुझे कहा कि आपने आज गवर्नर से मिलने के लिए जाना है, आप आज ना जाएं, बाद में चले जाइएगा। गुलाम नबी आजाद यहां पर कहते हैं कि यहां मुझे
वो जो उनका गेम प्लान था, जो वो साजिश कर रहे थे, उसे भांप जाना चाहिए था और ओथ ले लेनी चाहिए थी। उनकी पार्टी बाद में भी हुकूमत का हिस्सा बन सकती है, लेकिन मैंने उन पर यकीन किया और मुझे उनकी मक्कारी जो है, मैं उनकी मक्कारी को भांप नहीं पाया। मुझे कैसे पता चलता कि वो हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी ताक पर रखेंगे और जो मेरी जेनरोसिटी है उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं जाकर गवर्नर से मिला, मैं गवर्नर से मिला और मैंने उसको बताया कि मेरी मुफ्ती मोहम्मद सैयद से मुलाकात हुई है। उसको यह भी बताया कि मैं 3-4 दिन में दोबारा आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद कहते हैं मैं दिल्ली चला आया और पूरी कहानी सोनिया गांधी को सुनाई और यह भी वहां यह तय किया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय लीडर ऑफ द अपोजिशन थे राज्यसभा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद श्रीनगर जाएंगे और मुफ्ती मोहम्मद सैयद से मुलाकात करेंगे ताकि उनकी पार्टी को हुकूमत में शामिल करवाया जा सके। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगले दिन मैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मैं श्रीनगर गए, मुफ्ती सैयद के साथ हमने लंच किया और वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने इस बात का ऐलान किया और हमें यकीन दहानी कराई कि वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके बाद सोनिया जी ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को दिल्ली बुलाया और कहा कि आप दिल्ली आइए, यहीं पर हम अलायंस की अनाउंसमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी मीटिंग में था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस की जो उस समय की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी, उनका शुक्रिया अदा किया और मेरा भी शुक्रिया अदा किया कि शुक्रिया अदा किया इस चीज के लिए कि हम लोगों ने हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए उन्होंने उन्हें दावत दी। और जब उन्हें उनकी पार्टी से, जब उन्हें पूछा गया कि अब आप अपनी पार्टी से वो नाम दीजिए जो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, तो कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद फौरन खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहां जो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बुलाया गया है। कहते हैं मैं और सोनिया गांधी दोनों हक्के बक्के रह गए और हमने ये कहा कि कोई ऐसी इंडिकेशन, कोई ऐसा एश्योरेंस जो है वो हमने आपको किसी भी वक्त ऐसा दिया नहीं। फिर वो कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने लगभग वापस चिल्लाए हमारे ऊपर और उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाकर उनको जलील किया गया। उन्होंने कहा मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे आपने इत्तला करनी थी टेलीफोन के ऊपर। गुलाम नबी आजाद आगे कहते हैं कि इससे साफ महसूस हो रहा था कि वो हुकूमत को हाईजैक करना चाहते हैं और उन आगे कहते हैं कि जब मुझे ये लगने लगा कि वो पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे 3 साल के लिए, और गुलाम नबी आजाद कहते हैं सोनिया गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर रियासत के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इनकी ये मांग माननी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि इस तरीके से मुफ्ती, जिसकी पार्टी इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आई थी, 16 एमएलए थे, सीएम बना, जबकि मेरे पास 42 एमएलए थे और मुझे वापस नेशनल पॉलिटिक्स में आना पड़ा। इसमें 2 चीजें गुलाम नबी आजाद ने कही हैं और ये सवाल आने वाले वक्त में लोग जरूर पूछेंगे। पहला सवाल तो ये कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय 87 का आंकड़ा था, 87 का आंकड़ा था, और 87 के आंकड़े के लिए आपके पास 44 के करीब एमएलए होना जरूरी था। 44 एमएलए आपके पास होंगे तो यानी मेजॉरिटी आपके पास है। तो उनके पास 42 थे। वो गुलाम नबी आजाद ने क्लेम किया, वो कौन 42 थे वो आपको बताना जरूरी है। नेशनल कांग्रेस के 20 एमएलए थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के 4 एमएलए, गुलाम नबी आजाद के मुताबिक ये 4 भी उनके साथ थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2 एमएलए थे, गुलाम नबी आजाद की मानी जाए तो ये भी उनके साथ थे। बहुजन समाज पार्टी का 1 एमएलए, वो भी गुलाम नबी आजाद के मुताबिक उनके साथ। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 1 एमएलए, गुलाम नबी आजाद के मुताबिक वो भी उनके साथ। अवामी लीग का 1 एमएलए, वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ, और 13 इंडिपेंडेंट। जब आप इनको मिलाते हैं तब जाकर 42 का फिगर बनता है। गुलाम नबी आजाद का अगर 42 कहने का मतलब यह है कि 28 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उनके साथ थे, तो वो जाहिर सी बात है वो माना नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 लोग अपोजिशन में थे और उन्होंने तय किया था कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट बननी थी। 16 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के पास तब भी 36 लोग ही होते थे,
उसके बावजूद कांग्रेस को इंडिपेंडेंट्स की, पैंथर्स पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी की मदद की जरूरत थी। लेकिन अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती तो 13 इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाना आसान था। अब मैं कैसे कहता हूं कि ये 13 इंडिपेंडेंट जो है ये सभी के सभी गुलाम नबी आजाद के साथ थे, जो उन्होंने क्लेम भी किया है। हिंदवाड़ा से गुलाम मोहिउद्दीन सोफी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आप जानते हैं गुलाम मोहिउद्दीन सोफी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वो लीडर थे, और जाहिर सी बात है सज्जाद गनी लोन से पूछकर ही उनको आगे बढ़ना था। उसके बाद दूसरे इंडिपेंडेंट जो जीत कर आए वो शाहजहां डार जड़ीबल से। तीसरे इंडिपेंडेंट जो जीत कर आए रमन मट्टू, बाद में कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने, गुलाम नबी आजाद के साथ जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। हकीम मोहम्मद यासीन चूंकि इंडिपेंडेंट थे और हर हुकूमत का हिस्सा रहे, उनको लेकर भी क्लेम ये कि वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ थे। सोनम वांगचुक नारबू ये भी इंडिपेंडेंट थे गुलाम नबी आजाद के साथ। नवांग रिगजिन बाद में कांग्रेस नेता बने, हाजी निसार अली बाद में कांग्रेस में चले गए, ये लोग तब इंडिपेंडेंट थे। अब्दुल मजीद वानी डोडा से इलेक्शन जीते, इंडिपेंडेंट थे, आज भी गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। उसके बाद मौलवी अब्दुल रशीद बानिहाल से, जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर में, उस वक्त मौलवी रशीद की और गुलाम नबी आजाद की कुर्बत की कहानियां सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद बिलावर से मनोहर लाल शर्मा इंडिपेंडेंट जीते थे 2002 में, वो आज गुलाम नबी आजाद के सबसे करीबी साथियों में से हैं। बिश्नाह से अश्विनी कुमार शर्मा जीते थे, और आपको यह भी याद होगा कि अश्विनी कुमार शर्मा वक्त के साथ जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया, इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। वो अश्विनी कुमार शर्मा इंडिपेंडेंट रहे लंबे वक्त तक, कांग्रेस में कभी नहीं गए। उसके बाद ठाकर पूरन सिंह दरहाल से, जाहिर सी बात है वो भी कांग्रेस के साथ ही माने जा सकते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पर जीते थे। तो ये 13 इंडिपेंडेंट हैं, जिन 13 इंडिपेंडेंटों को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि अगर गुलाम नबी आजाद इनको लेकर ये क्लेम करते हैं कि ये 13 लोग उनके साथ थे, तो वाकई ये 13 लोग उनके साथ थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ और पार्टीज जो हैं, जो इस जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जैसे मैंने आपको कहा ऑलरेडी, इनके साथ बाद में क्या कहते हैं अलायंस हुआ। कुछ और लोग भी थे जो लोग जीते, जिनकी एक एक सीट थी और जिन लोगों ने जीत हासिल की। जैसे मैंने आपको कहा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 2 पार्टियां थी जिन 2 पार्टियों ने चुनाव जीते। बहुजन समाज पार्टी के विजयपुर से मंजीत सिंह जीते थे, आपको पता है। उसके बाद वो किस पार्टी में गए, पीडीपी में मंजीत सिंह रहे लंबे वक्त के लिए। और उसके अलावा अगर हम कुछ और लोगों की बात यहां पर करें, वो भी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एक बिल्कुल अंदाजा क्लियर हो जाए कि कौन कौन लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मोहम्मद यूसुफ तारेगामी थे, और उसके अलावा खलील नायक थी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जीते थे। गुलाम नबी आजाद के क्लेम के मुताबिक ये लोग भी गुलाम नबी आजाद के साथ थे। तो इन तमाम लोगों के साथ होने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद के ऊपर मेहरबानी की, और तमाम बातें हुई, और तमाम बातें होने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गुलाम नबी आजाद ने अपनी फराख दिली दिखाते हुए मुफ्ती मोहम्मद सैयद को पहले 3 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनने दिया, और उसके बाद अगले 3 साल के लिए गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। ये किताब अभी मंजर आम पर आई है, और भी बहुत सारी कहानियां इस किताब में हैं, और कोशिश करेंगे कि वो कहानियां भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल कहानी ये कि गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जबकि उनका कांग्रेस के ओरिजिनल प्लान में 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद को चीफ मिनिस्टर बनाने का कोई इरादा नहीं था। वो बिल्कुल उनको लेकर संजीदा कोई भी नहीं था। ये सिर्फ गुलाम नबी आजाद थे जिन्होंने मरकजी सरकार को तैयार किया, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने।